जय हिंद, नमस्कार। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, जवाबी कार्रवाई चल रही है, उसके बीच इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। भारत पाक तनाव के बीच बहुत अहम खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया है। वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अहम बयान है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं और लगातार बैठकें चल रही। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा और अहम बयान है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि अब चूंकि पाकिस्तान की सेना मान नहीं रही है, लगातार भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही है, इसलिए अब भारतीय सेना भी अब संयम नहीं रख सकती। भारतीय सेना भी अपने ठिकानों की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आक्रमण करेगी और तीव्र आक्रमण करेगी। राजनाथ सिंह ने भारत का रुख साफ साफ कर दिया है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी और अहम खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा में पूरी तीव्रता के साथ में पाकिस्तान की सेना पर आक्रमण करेगी। ये खबर है, कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, कठोर कार्रवाई। ये बहुत ही अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लगातार ड्रोन और मिसाइल अटैक करके जाहिर कर रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट भी इस बीच हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी बैठकें चल रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएई के विदेश राज्य मंत्री भारत आए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि वो संयम बरते। तो इस तरीके से जो इस्लामिक कंट्री है, अरब कंट्रीज़ हैं, उनका एक या तो लचीला रुख है भारत के प्रति या वो न्यूट्रल हैं। तो ये एक तरीके से हमारी डिप्लोमेसी की ये जीत है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आ रही हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारी सेना कठोर कार्रवाई करेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ब्रेकिंग लाई जाए स्क्रीन पर, वो स्क्रीन पर ब्रेकिंग लाई जाए। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका के विदेश मंत्री रिबेरियो ने बातचीत की है। ये बड़ी और अहम खबर है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, उनसे पाकिस्तान में जो घटनाक्रम है उसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री रिबेरियो ने बातचीत की है। तो इसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं? क्योंकि अगर किसी देश का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री अगर बात करता है किसी से तो अपने समकक्ष से ही करता है। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या सवाल है कि ये सवाल जरूर उठता है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान का जो नेतृत्व है वो बैकफुट पर चला गया है या सेना ने उसको बर्फ में लगा दिया? ये बड़ा सवाल है। थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि एक बैठक होने वाली है और वो बैठक अब शुरू होगी थोड़ी देर में। रक्षा जो एजेंसियां हैं, भारत की जो रणनीति है उसको लेकर बातचीत करेगी और सीडीएस समेत तमाम जो तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। ये भारत की रणनीति है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी की एक बैठक बुलाई है, जो हाई पावर कमेटी है उनकी, और वो तय करेगी कि क्या भारत के खिलाफ किसी घातक हथियार का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। वो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की बैठक शुरू होगी और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा जाएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो एक ब्रेकिंग भी मुझे लगता है वो आनी चाहिए स्क्रीन पर, उसको लेकर आए कि किस तरीके से जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने बातचीत की है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर से। वो अभी थोड़ी देर पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया था, वो दोबारा स्क्रीन पर इस खबर को लाया जाए। इसके बहुत सारे मायने हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ कुमार फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं।
दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। तो कुल मिलाकर ये बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादे जाहिर करके एक के बाद एक अटैक कर रहा है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, और एक सिरसा में मिसाइल दागी गई। वो कह रहे थे, पता चला कि वो मिसाइल यहाँ दिल्ली के लिए दागी गई थी, उसको न्यूट्रल किया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार की तरफ रुख करेंगे। अमिताभ जी, जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिली हैं कि ये बड़ा अहम सवाल है, और मैं कहूँगा कि अपने सहयोगियों से कि वो ब्रेकिंग तुरंत लाई जाए स्क्रीन पर कि आसिम मुनीर ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से बातचीत की, उसको प्ले किया जाए, तब ये बातचीत करने में थोड़ा सा और सहूलियत होगी। अमिताभ कुमार जी, क्या पाकिस्तान का जो राजनीतिक नेतृत्व है पूरी तरह बर्फ में लगा दिया है सेना ने? क्योंकि अगर अमेरिका जैसे देश का विदेश मंत्री, अमेरिका जैसे उसको यार ये नहीं, विदेश मंत्री अगर किसी जर्नल से बातचीत करें तो इसका मतलब है कि राजनीतिक नेतृत्व वहां खत्म हो चुका है। अमिताभ कुमार, इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी तारुफ कराएंगे आपका। अमिताभ कुमार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये जग जाहिर है पाकिस्तान वो सेना के हाथ में है। दिखाने के दांत हो चुके हैं, और असल जो शासन सूत्र है वो वहाँ के जनरल के हाथ में होता है, जो सेना का अध्यक्ष होता है उसके हाथ में होता है। ये बहुत साफ साफ ये बात सामने आ गई है कि वो और किसी की बात नहीं मान रहा है, इसलिए मजबूर होकर के अमेरिकन विदेश सचिव ने उनसे बात की है। ये बड़ा आश्चर्य है कि विदेश सचिव उनसे बात कर रहे हैं, वो भी ये भी दिखाने के दांत हैं अमेरिका के। ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ भारत को परेशान किया जाए, इसलिए पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहे हैं अंदर खाने ये लोग। आपने देखा कि कैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उसने इनको $1 बिलियन की सहायता जो हो वो अप्रूव कर दी है। ये बताता है कि खास करके ये जो फिरंगी हैं, पश्चिमी देश जो हैं, इनकी कोशिश है कि एशिया में जो भी उभरती हुई शक्ति है उसको तबाह परेशान रखा जाए, ताकि वो महाशक्ति ना बन जाए, मजबूत ना हो जाए। तो वो उनका तरीका है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका उनसे बात कर रहा है, कह रहा है कि शांत हो जाइए, झगड़ा को कम कीजिए। ये सब बातें जो है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए भारत को। और भारत अब उन परिस्थितियों में पहुंच गया है जहां उसको दबाना मुश्किल है और उसकी बातों को नकारना मुश्किल है। इसलिए भारत को चाहिए कि अब अपने ढंग से, अपने प्राचीन सनातनी धर्म के हिसाब से चीज़ों को टैकल करना शुरू करें, अपने सही हितों को समझे, और अनावश्यक उदारता, जो सो कॉल्ड सेकुलर उदारता है जिसमें कि खाली शैतानियां भरी पड़ी हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकले। अगर कोई हमारी शांति भंग करता है तो हम उसे जीने नहीं देंगे। हमको इस राह पर आना पड़ेगा और यह बता देना पड़ेगा। बहुत अच्छा मौका है, पाकिस्तान ने सीधे सीधे हमारे ऊपर हमला कर दिया है। कल उसके प्रवक्ता ने, सेना प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो अब हमें पाकिस्तान को पूरी तरह ध्वस्त धूसरित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। निश्चित रूप से कुछ उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है, और जिस तरीके से कल जो है सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी है उसको भारत ने तैयार रहने का संकेत दिया है, तो बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हालांकि मैं कल शाम ही उम्मीद कर रहा था, इस बात पे मैंने लिखा भी था कि भारत को चाहिए कि सीमावर्ती जितने फ्रंट हैं, पाकिस्तान के जितने पोस्ट हैं सेना के, और जो भी लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से ये ड्रोन वगैरह चला रहे हैं, उनको एयर स्ट्राइक करके एक ही रात में पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि वो हमला करने लायक न रहें। और उसके बाद ड्रोन आधारित जो है, जो जमीनी सुरंग वो बिछाते हैं, उसकी जांच करके, और हमारी सेना को खास करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे 2-4-10 किलोमीटर आगे बढ़ करके नई चौकियां बना लेनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है और इससे भारत को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए।
तो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अमिताभ जी ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा और उन्होंने एक बात कही कि भाई इसे सनातनी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। खैर वो फ़ौज में पता नहीं सनातनी तरीका लगता है कि नहीं लगता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। और हमारे साथ महेंद्र सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये अब सुबह से लेकर, बल्कि 2-2:30 बजे रात से लेकर, हम लोग लगातार वाच कर रहे थे, आप भी वाच कर रहे थे। 2-2:30 बजे रात से लेकर पहले एक लहराई ड्रोन अटैक की और उसके बाद फिर लहराई मिसाइल अटैक की। यहाँ तक कि सिरसा में एक मिसाइल मार गिराई है। ये कहा जा रहा था कि उसका टारगेट दिल्ली था। तो क्या पाकिस्तान डेस्परेट हो गया है और अब उसने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है? और जैसा कि अभी ये बात जो हम कर रहे थे कि वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव हैं, उन्होंने जनरल मुनीर से बात की। अगर मान लीजिए कोई किसी राष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर हमारे सीनियर जनरल से बात करे तो इसका मतलब है कि हमारे नेतृत्व को उसने एक तरीके से नकार दिया है। जी जी दुर्गेश जी, दरअसल पाकिस्तान को जनरल मुनीर ही चला रहे हैं। वहां पर मेरा मानना है कि शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ स्टैंप हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। जनरल मुनीर ही चला रहे हैं और अगर जनरल मुनीर नहीं चला रहे होते तो ये इतना बड़ा जो नॉनसेंस किया इन लोगों ने पहलगाम में वो नहीं होता। जिस तरीके से इस तरीके की हरकत कोई मतलब पॉलिटिकल कम से कम जो अगर वहां पर सेटअप होता तो वो नहीं होता। उसके बाद फिर जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हमारी सेनाओं ने पिन पॉइंटेड जो टारगेट थे उन पे हमला किया और उनको डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद ये रिटेलिएट नहीं करता पाकिस्तान। लेकिन जनरल मुनीर चूंकि उसको अभी तक अप्रत्यक्ष तौर पर वो उस पर काबिज है, वो प्रत्यक्ष चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए फैसला भी अपने पक्ष में आया है। इसका मतलब क्या है? जब याद हो आपको, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और सत्ता पे इन लोगों ने जब कब्जा किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के को भी इन लोगों ने बहुत धमकाया और हटाया और वो सारी चीजें की। तो वहां पे जुडिशरी पे भी सेना का कब्जा है, वहां पे तमाम पॉलिटिकल सेटअप पे सेना का कब्जा है। इसलिए अमेरिका जानता है कि असल में बात किससे करनी है और इसीलिए उन्होंने जनरल मुनीर से बात की कि पॉलिटिकल सेटअप में तो कुछ है नहीं, वहां तो फैसले हो नहीं रहे, जनरल मुनीर कर रहा। और ये पगलाया हुआ है, पागल आदमी है, ये बिल्कुल धर्म के आधार पर युद्ध लड़ना चाहता है। और जब कोई सेना या कोई देश हार रहा होता है, खासतौर पर ये कट्टर देश, तो वो धर्म के आधार पर लोगों को पोलराइज करने के लिए, अपने साथ जनमत लाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। ये छोटे युद्ध तो आप जीत सकते हो लेकिन आप देश को बर्बाद कर देते हो। उसमें भारतीय सेनाएं पिन पॉइंटेड टारगेटेड हमला कर रही हैं, जिस तरीके से आज मुरीद एयरबेस पे, नूर खान एयरबेस पे, रहीम यार एयरबेस पे, रफीकी एयरबेस पे हमला किया। आप ये समझिए कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये वो एयरबेस हैं जहां पर रीढ़ तोड़ दी गई है, यानी कि जहां से आप देख रहे हैं कि यूएई आ रहे हैं, यानी कि ड्रोन आ रहे हैं, वो नूर खान एयरबेस जो कमांड और लॉजिस्टिक्स का हब है उसको तबाह किया गया है। मुरीद एयरबेस जहां से ये ड्रोन आ रहे हैं उनको तबाह किया गया है। इसी तरीके से रफीकी एयरबेस, रहीम यार एयरबेस, ये सब फाइटर्स के लिए और ड्रोन के लिए ये उनके एयरबेस हैं। तो इनको तबाह करने का मतलब है कि हम वो चीज कर रहे हैं जो सिर्फ दिखावा नहीं है, हम पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान के उन इलाकों पे, उन अड्डों पे हमला कर रहे हैं जहां हमें उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। हमारे यहाँ जो ड्रोन हमले हो रहे थे उन एयरबेसेस को हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन भेज रहा है जिससे कि हम हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको एंगेज किया जा सके ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो ड्रोन जा रहे हैं, हमारी जो मिसाइल जा रहे हैं, उनको वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा और इस वजह से हम उनके लगातार उनके एयर बेसिस को टारगेट कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 40 के आसपास एयर बेसेस हैं, मैं दर्शकों को बताऊं 40 के आसपास एयर बेसेस हैं पाकिस्तान में, और हमने करीब करीब 8-10 एयरबेस उनके तबाह कर दिए हैं। तो मतलब हमने एक चौथाई उनका जो है, उनकी जो क्षमता है वो तबाह कर दी। वो कितने दिन तक झेल पाएंगे? अभी भी जो है जिस तरीके की हरकत की, जो आपने बता रहे थे कि जो मिसाइल उन्होंने दागी, वो मिसाइल 150 से 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन उसका दूसरा वर्जन जो है वो दिल्ली तक आ सकता है।
तो लेकिन क्या दिल्ली यूं ही थोड़ी बैठा हुआ है? दिल्ली दिल्ली के आगे तो बहुत सारी पोस्ट हैं और बहुत सारे हमारे एयरबेसेस हैं, बहुत सारे हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां पर हम दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका संकेत यह है कि जनरल मुनीर मानने को लोग तैयार नहीं है, क्योंकि मानने का मतलब यह है कि उसको हार स्वीकार करनी है और वो कतई ये नहीं चाहता है कि जनता के नजरों में वो इस तरीके का जनरल साबित हो कि पाकिस्तान का वो जनरल जिसने घुटने टेक दिए भारत के सामने। तो ये उसकी एक ईगो की लड़ाई बनती जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बीच हमारे साथ हैदर नकवी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हैदर साहब का एक बहुत लंबा अनुभव है असेसमेंट का, अमेरिका और मिडिल ईस्ट और इन सब सारी चीज़ों को लेकर। वो बीच बीच में विदेश यात्राएं भी करते रहते हैं। हैदर साहब बहुत स्वागत है। गिरधर शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुझे एक खबर मिल रही है, वो मैं अभी दर्शकों को आज बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बीच एक बैठक चल रही है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और जाहिर सी बात है लगातार बैठकों का दौर है। अभी आपको लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान जिस तरीके से शरारतें हरकतें कर रहा है वो आप सबके सामने ही हैं। भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, गिरधर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। गिरधर जी की तरफ मैं रुख करूंगा। गिरधर जी, अभी सुबह से लेकर लगातार तड़के से अब तक हम देख रहे हैं कि सिरसा में मिसाइल गिर रही, यहाँ गिर रहा, वहाँ गिर रहा, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, इसके साथ साथ में अगर देखें तो हमारी सेनाएं, जो हमारे लोग हैं, हमारी फ़ौजों के लोग हैं, वो बहुत मेहनत के साथ में और बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम कर ही रहे हैं और बहुत बहादुरी के साथ में वो जवाब भी दे रहे हैं। आज चौथा दिन है ऑपरेशन सिंदूर का। ऐसे में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हम अभी कहाँ खड़े हैं? सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा अपनी सेना जी, जिन्होंने कि इस तरह की कार्रवाई करी जो जनता को तो नुकसान ना हो, लेकिन फौज और आतंकवादी क्षेत्रों को उन्होंने इतना बुरी तरह तबाह कर दिया है कि पाकिस्तान सालों साल याद करेगा इसको। और हो सकता है कि आने वाले समय में टुकड़े भी दिखाई दें, पाकिस्तान के कई टुकड़े दिखाई दें। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास था मुझे आर्मी की जो कार्रवाई है और जो मोदी का कमिटमेंट है, रक्षा मंत्री का कमिटमेंट है, गृह मंत्री का कमिटमेंट है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ टुकड़े पाकिस्तान के होंगे और एक आध टुकड़ा हमारी तरफ मिलेगा, जिसे पीओके कहते हैं। जो आपने बात कही, मुझे अभी अमिताभ कुमार जी की वो बात अच्छी लगी कि उन्होंने बोला धर्म के आधार पर, जिसमें आपने कहा कि देखिए धर्म क्या होता है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर ही शब्द, जो सिंदूर शब्द है वो धर्म का ही प्रतीक है। हिंदू धर्म का एक सिंदूर जो है वो महिला लगाती है, तो वो कवर तो उससे ऑटोमेटिक हो गया, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट की जरूरत वो नहीं है। लेकिन ये देखिए कि क्योंकि हमारा सिंदूर उजाड़ा गया महिलाओं का और धर्म पूछकर उजाड़ा गया, ये एक बहुत बड़ी नया स्वरूप है आतंकवाद का। और उन्होंने कोशिश करी कि हम किसी तरह भारत में इस तरह से वातावरण फैलाए कि लोग आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम लड़े और अन्य लोग लड़े। वो कोशिश कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि वैसे तो हरा नहीं सकते। देखिए फौज नहीं तो हमने, गिरधर शर्मा, हमने जवाब दे दिया ना। हमने सोफिया कुरैशी को लीडर बनाकर हमने जवाब दे दिया ना कि ठीक है, हो सकता है सोफिया कुरैशी सिंदूर ना लगाती हूँ, लेकिन सिंदूर की रक्षा में बंदूक लेकर खड़ी हो गई ना वो। तो कहाँ हम मौका दे रहे हैं किसी को? मैं इसी पर आ रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने, देखिए प्रवक्ता कैसे, हमारे प्रवक्ता बिल्कुल आगे आकर बिल्कुल शेरनी की तरह दाड़ रही है। ये जो हमारी पॉलिसी है ना, ये एकता की पॉलिसी है। ये हम लोग इस बात पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। ठीक है, कुछ समय समय पर कुछ बातें आ जाती है, लेकिन अमूमन भारत देश एक हम सांप्रदायिक सौहार्द का देश है। इसमें इस तरह की बातें बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। हाँ, ये मैं फौज को सल्यूट करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि 1000 से ज्यादा, देखिए ड्रोन के अटैक और फाइटर अटैक हुए 1000 से ज्यादा, और 40 शहरों में ये 40 शहरों के आसपास जो है इसको अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन 99%
भारत ने जो है उसको निस्तानाबूद कर दिया, उनको तबाह कर दिया, उनके जेट भी तबाह कर दिए, उनके ड्रोन भी तबाह कर दिए, सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो भारत के जो फौज है उसकी तैयारी हमेशा रहती है। जैसे एक कहावत है ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक चालें होती हैं या जो चुनाव लड़ने का तरीका होता है वो 24 घंटे हमेशा अलर्ट रहते हैं। भारतीय सेना उससे भी ज्यादा अलर्ट हमेशा नहीं लगता कि तुलना करनी चाहिए सेना की किसी राजनीतिक दल से। मैं माफी के साथ में मैं माफी के साथ में चाहता हूं ये कहना कि मुझे सेना से किसी राजनीतिक दल की तुलना मुझे ठीक नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। तुलना नहीं कर रहा, मैं अलर्टनेस की बात कर रहा हूं। आप नहीं, हमेशा सारे लोग अलर्ट हैं, पूरा देश अलर्ट है इस वक्त। उन्होंने अटैक किया, उसका रिवर्स कैसे आया एकदम से जो है उन्होंने तबाह कर दिया सारे। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ये हमारी ताकत है शर्मा जी, ये हमारी ताकत है। 146 करोड़ लोगों की ताकत है, ये हमारी ताकत है। इसमें किसी राजनीतिक दल की मोहताजी नहीं है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। जो हमारी राजनीतिक चाल है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। देखिए विनय मतलब हम लोग शांति चाहते हैं, वैसे हमारा देश जो है ना शांति प्रिय देश है। ठीक है, हम लोग विनय अनुनय समझाना सब कुछ करते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें अति हो जाती है। थैंक यू शर्मा जी, आप लगातार बने रहिए। ना चूप, ठीक है, अति का भला ना बरतना, अति की भली ना धूप। अगर ये कबीरदास जी और हम लोग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर हम ये सहन कब तक करेंगे? राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, उसी में सारे धर्म समाहित हैं। मैं हैदर नकवी को लूंगा। हैदर नकवी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो मुझे जरा ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का नेतृत्व क्या खत्म हो गया है? क्योंकि अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी, वहाँ विदेश मंत्री हैं, वो बात कर रहे हैं जनरल मुनीर से। शर्मा जी मैं आऊँगा, थैंक यू। मैं मुझे हैदर नकवी से सवाल लेना है। हैदर नकवी, अगर किसी को भारत के नेता से बात करनी है तो वो भारत के नेता ही से बात करेगा ना, हमारे जनरल से थोड़ी बात करेगा अमेरिका का विदेश मंत्री। लेकिन वहाँ सबको बाईपास करके अमेरिका का विदेश मंत्री बात कर रहा है जनरल आसिफ मुनीर साहब से। तो क्या पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व खत्म हो गया है, या सारे लोग ये जो हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब बंकरों में चले गए हैं क्या? हैदर नकवी साहब, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी जो और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबके बीच अमेरिका ने, जो अमेरिका की पैरवी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1 बिलियन की सहायता पाकिस्तान को रिलीज हो गई। जो खबरें हैं आप देखेंगे, पोस्ट करेंगे, इनके क्या मायने हो सकते हैं? हैदर साहब। नमस्कार दुर्गेंद्र भाई जी नमस्कार। ये तो सबको मालूम है कि ये पूरी वॉर जो है वो जनरल आसिम मुनीर ड्राइव कर रहे हैं, और इसका पूरी जो स्क्रिप्टिंग है वो जनरल आसिम मुनीर की ही लिखी हुई है विद द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि यूएस की एक सैटेलाइट इमेजरी फर्म है मैक्सर टेक्नोलॉजीज जी, जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजरी देती है। तो आज जो इनपुट्स हैं या जो डिटेल सामने आई है उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान इसको काफी पहले से प्लान कर रहा था, क्योंकि मैक्सर का एक इंटरनेशनल पार्टनर है बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जी, जो एक पाकिस्तानी फर्म है जिसको उबैदुल्ला सैयद लीड करता है जी, और सैयद यूएस से कन्विक्टेड भी है, और वो उसने पार्टनरशिप की हुई है मैक्सर के साथ। तो उसने रिक्वेस्ट की थी 20 हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस की जो पहलगाम और उसके सराउंडिंग एरियाज की हैं जी। तो ये आज से 2 महीना पहले रिक्वेस्ट दी गई थी और जिसको मैक्सर ने प्रोवाइड किया जी। तो इस बात से साफ हो जाता है कि आप देखिए कि स्टेप बाय स्टेप अगर क्रोनोलॉजी अगर हम आप देखेंगे कि मैक्सर से ये सैटेलाइट इमेजरी ले रहे हैं। हैदर साहब मेरी गुजारिश है, हैदर साहब मेरी गुजारिश है, मैक्सर के बारे में और जो जिन एजेंसियों के बारे में आप बात कर रहे हैं जरा उनके बारे में कुछ जानकारी आम कीजिए, क्योंकि दर्शक हमारा उसको जानना चाहता है कि ये है क्या। ये बहुत आम भाषा में जरा बताइए, आप तो जनवादी पत्रकार हैं, जनता की बात करते हैं जी। मैक्सर टेक्नोलॉजीज जो है वो दुनिया भर के उनके पार्टनर्स हैं। एक बहुत बड़ी सैटेलाइट इमेजिंग जो होती है, इनके अपने काफी सारे सैटेलाइट्स हैं वहां पर, करीब 10 के आसपास है मैक्सर के, और ये हर जगह की जियो लोकेशन को देखते रहते हैं, उनकी
इमेजेस ये प्रोवाइड करते रहते और हैं। ये ऊपर किस से देश ये की कंपनी है और कौन surveillance रहती ओन है। करता है, स्वामित्व किसका है, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस की थी, मैक्सा टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट ऑफ यूएस की है, जी और इसके इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। उसके अंदर पाकिस्तान की एक जियो स्पेशियल फर्म है, बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल, जी जिसको बीएसआई कहते हैं। जी इसको चलाता है उबैदुल्ला सैयद नाम का व्यक्ति, जिसको 2021 में बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर्स को अमेरिका से स्मगल करके, जो कि प्रोहिबिटेड है, उनको पाकिस्तान लाने के आरोप में कन्विक्ट किया गया था एक फेडरल कोर्ट द्वारा। जी उस आदमी ने इससे पार्टनरशिप की हुई है, और उसने पहलगाम की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्लानिंग में वो जो इमेजेस हैं वो कितना हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद आसिम मुनीर जो है, वो आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी वाली बात की, और उन्होंने एक तरीके से जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया था जी उस थ्योरी के जरिए। जी और उसी थ्योरी के 3 दिन के बाद उनकी पहलगाम पे अटैक हुआ, जिसके अंदर मजहब पूछ के लोगों को गोली मारी गई, ताकि हिंदुस्तान में एक जो कम्युनल डिस्कॉर्ड है वो और गहरा हो जाए। वो उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बेइंतहा समझदार हैं। उन्होंने बहुत ही समझदारी से सबूत दिया, और आज पूरा देश एकजुट खड़ा है, देश अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे, और आप देख रहे हैं किस तरीके का पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये चीज अब बहुत क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने इस पूरे पहलगाम टेरर अटैक को ऑर्गेनाइज किया, स्क्रिप्ट किया, ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूट किया। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने हैदर साहब कही, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि 2 महीने पहले ही कश्मीर, पहलगाम और आसपास की जो जियो इमेजिंग की गई थी, बहुत सारी तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की थी पाकिस्तान ने ये बीएसआई के जरिए, और उसके बाद फिर ये देखा गया होगा उन तस्वीरों में कि जो पहलगाम है वहाँ का बैसरण, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी दिनों से नहीं चल रही थी। मुझे लगता है इसीलिए बहुत सेफ टारगेट मानकर, बहुत सॉफ्ट टारगेट मानकर ये आक्रमण किया गया। बहुत महत्वपूर्ण ये बातचीत है। महेंद्र सिंह नकवी साहब ने जो चीज़ें रखी हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। बड़ा ऐसा उन्होंने बातचीत करके बताया है कि ये जो व्यक्ति है उबैदुल्ला सईद, ये 2021 में कुछ ख़ास किस्म के कंप्यूटर लेकर आया था पाकिस्तान, और इसको वहाँ एक तरीके से सज़ा भी मिली थी, और ये एक अलग तरीके की भूमिका निभा रहा है। और अमेरिकी कंपनी है जो जियो इमेजिंग करती है, सैटेलाइट इमेज भेजती है, उसके जो पाकिस्तान के पार्टनर के रूप में ये काम भी कर रहा। तो ये अब चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि अमेरिका की क्या भूमिका है इस पूरे मसले पर। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अब कहने की ज़रूरत है। दरअसल अमेरिका को तो सारी चीजें पता होती हैं, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट्स अपने खुद के उनके पास हैं, जो कि पूरी दुनिया पे निगरानी रखते हैं, हमारी हलचल पे, चाइना की हलचल पे, पाकिस्तान की हलचल पे, यूक्रेन, रूस, सभी जगह। तो उनसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो इतना ज्यादा हमारी निगरानी रखते हैं कि हर एक चीज हमारे उनकी निगरानी में है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उन्होंने इस तरीके की चीजें पाकिस्तान को प्रोवाइड की हैं, और तमाम चीजें, भले ही वो कंपनी के जरिए इस तरीके की चीजें कोशिश की गई हो। डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता उनके ऊपर एलिगेशन, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनकी जानकारी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और वो इसीलिए कहा जाता है कि आजकल इंटेल का जमाना है, बहुत ज्यादा जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही वॉर जीतता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के पास भी अपना, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, हमारे जो आईटी है, वो हम लोग बहुत आगे हैं, पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो हमें भी उनके चप्पे चप्पे पे सब कुछ पता है, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल टारगेटेड हमला कर रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके एयर बेसिस को हम तबाह कर रहे हैं।
तो अमेरिका का जो रोल है वो बहुत ज्यादा, मैं इस मायने में नहीं देखता हूं कि वो डायरेक्ट कहीं कुछ इस तरीके के चीजें कर रहा होगा कि जान मतलब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके की कोई चीजें करेगी, वो नहीं करते हैं। वो उसकी बहुत कीमत उगाते हैं वो कोई भी मदद करने के पीछे। लेकिन क्योंकि वो चौधराहट उनकी तभी रहती है ना अगर बहुत इजीली एक्सेसिबल हो, वो बहुत इजीली किसी की मदद कर दें, तो फिर वो उनकी दुनिया में चौधराहट नहीं रह जाएगी। तो ये हम भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी पाकिस्तान में इस तरीके की चर्चाएं हैं कि भारत क्यों सबका लाडला बना हुआ, भारत क्यों कूटनीति में इतना आगे है और हम क्यों इतना पीछे पिछड़ रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पे उसके लिए हमारे कूटनीति आज से नहीं है, हमारे 70 साल से जो कूटनीति चल रही है उन सब चीजों का, क्योंकि कूटनीति ऐसी चीज नहीं है कि वो एक दिन में स्टैब्लिश हो जाए कहीं पर भी। वो निरंतर प्रयास जो चलते हैं वो सारी चीजें अब काम आती हैं। और इसी तरीके से आर्थिक पक्ष जो है वो हमारा बहुत बड़ा है और आर्थिक ताकत बन रहे हैं। तो इसको लेकर के जितने भी ये देश हैं वो भारत को यूं ही बहुत हल्के में नहीं लेते हैं। लेकिन यह है कि वो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, कोशिशें पाकिस्तान करता है, उनकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से वो कोशिशें करते हैं। इमेज ले भी लेंगे तो क्या कर पाए, वो कुछ नहीं कर पाए। हमारे वहां से लेकर के जितने पूरा वेस्टर्न नॉर्दर्न जितने हमारे एयर बेसेस हैं, जितने हमारे एस्टेब्लिशमेंट हैं, सब पे हमला करने की कोशिश तो की लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि हमें उनकी हर एक चीज की, उनके हर एक पहलू की जानकारी पहले से थी। महेंद्र सिंह हैदर साहब पहलगाम के मुतालिक कर रहे हैं कि वो कितने दिनों से प्लान्ड हमला, बाकायदे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, अब इससे ज़्यादा बड़ा सबूत की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहलगाम समेत 20 जगह की जो जियो इमेजिंग कराई, जो सैटेलाइट तस्वीरें ली, उसके बाद वो चुना टारगेट, सॉफ्ट टारगेट चुना कि पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं है, मारो यहीं पर। ये वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल हैदर साहब बिल्कुल सही है। हमारे पास सबूतों के भंडार हैं, हमारे पास बहुत सबूत है, मतलब वो हर जगह। अभी आप देखिए लेटेस्ट सबूत, जब पहली स्ट्राइक की इंडिया ने, उसके बाद जब उनके तबाह हुए वो सारे ठिकाने, तो मिलिट्री के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी वहां, कमांडर्स वहां दिख रहे थे आतंकवादियों के साथ में। तो ये हमारे पास सबूत बहुत हैं कि आतंकवादियों को का जो सरगना है, उनको संरक्षण पाकिस्तान की आर्मी देती है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट देता है। और यही है, जैसे जियो इमेजिंग की उन्होंने, तो ये सबूत भारत ने दे रखे होंगे, दिए होंगे सबूत, क्योंकि एजेंसियों के पास तो पब्लिक में आने से पहले सबूत आ जाते हैं। नहीं, हम थोड़ा इसको अलग तरीके से देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे चूंकि एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। सवाल ये है कि विदेशी मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हैदर नकवी ने एक जानकारी दी, अभी सबको जानकारी होगी ज़्यादातर लोगों को, लेकिन दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि तकरीबन 2 महीना पहले, पहलगाम के हमले से 2 महीना पहले, पाकिस्तान की एक कंपनी, एक एजेंसी ने, अमेरिका की एक कंपनी जो जियो इमेजिंग करती है, सेटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराती है, उससे पहलगाम और आसपास के जो 20 ठिकाने थे, टूरिस्ट प्लेस या महत्वपूर्ण एरिया, उनकी तस्वीरें हासिल की हैं। और जाहिर उसके बाद ये अटैक हुआ है। उसमें पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, वहाँ की जो मिलिट्री है और वहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है, ये भी शामिल है। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया सकता है। ये पूरी तरीके से हम मुतमईन हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। सवाल यही उठता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो किसी हमले या किसी उससे पहले हमारे पास भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे भारत पाकिस्तान के सरहदी कस्बे रामदास और डेरा बाबा नानक साहिब का। यहाँ पर हमारे सहयोगी हरजिंदर सिंह मौजूद हैं, उन लोगों के साथ में जिन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को महसूस किया, देखा, समझा, और जो भारतीय सुरक्षा सिस्टम है उसने ड्रोन को नाकाम कर दिया, मार गिराया। तो सीधे हरजिंदर सिंह के पास चलते हैं। हरजिंदर, इस वक्त आप सरहदी कस्बे में खड़े हुए हैं, वहाँ क्या वाक़यात हुआ है और लोग क्या कह रहे हैं, दर्शकों को बताइए। सर, बात पहुंच चुके हैं सरहदी की बात की जाए, ये जो बिल्कुल जो पाकिस्तान राज को ड्रोन उड़ाए जाते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे नहीं पड़ती। ये सभी जो गांव के लोग सभी ड्रोन देखे हैं। ये रात की बात की जाए तो जिला गुरदासपुर के काफी जगह पे ये ड्रोन जो फेंके गए थे,
अमृतसर में, पठानकोट में, फिरोजपुर में ऐसे भी हुआ है कि जी। एक घर पे जब फेंका गया तो उसके 3 दो अपने घर के परिवार के मेंबर थे, वो 3 आगे तो चुके हैं, जी उसको एट ए टाइम उनको हॉस्पिटल जाया गया। तो अपना गुरदासपुर की बात की जाए तो गुरदासपुर जो कानूना का गांव है शिशेया, उस गांव में जब ये बम गिरा था तो उसे 40 फुट के करीब जो खड्डा जो चौड़ा उसको तो 15 फुट डूंगा जो खड्डा बनाया गया, जी तो जानी नुकसान होने से बचा हुआ। ये पठानकोट की बात की है, पठानकोट तो पठानकोट काफी जो बम ब्लास्ट हुए हैं पर जानी नुकसान नहीं हुआ। जो हमारी फोर्स है, जो हमारी मिलिट्री है, उन्होंने अपना एंटी ड्राइव सिस्टम को जो बिल्कुल नष्ट कर दिया उनसे। तो यदि ये सारे यहाँ पे चल जाते तो फिर तो जानी नुकसान होना ही था। तो ये जो हमारे जो फौज है, जो हमारे जितने सैनिक है, ये बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जैसे मोदी सरकार की बात की, मोदी जी बहुत बड़ा फैसला ये है कि जो आतंकवादी है, हम तो ये सोच रहे हैं कि आतंकवाद का साथ देना पाकिस्तान में बड़ी शर्मनाक बात है। उसको सोचना चाहिए कि या तू ऐसे तू कितने गलत काम कर रहा है, कोई ग्राम से खाना बना रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, उसको कर लेते ना कि तू किसी के खोकर किसी के लूटपाट करके खाना चाहता है। ऐसे काम नहीं चलते। पाकिस्तान गंदी सोच होने के कारण ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये इंडिया को नहीं है, इंडिया से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पर उसके पाकिस्तान के हाल बहुत मंदा होगा। तो पाकिस्तान में तो खाने को कुछ नहीं है, वो तो सोचता है कि यार ऐसे करो भी इंडिया से कब्जा ऐसे कर लेगा। इसके बाप का राज नहीं है, उसको ऐसे चाहिए कि अपने जो काम कर रहा है इसे अपना ड्रग्स मनी बेस्ड पर ड्रग्स देता है, जहाँ हथियार सप्लाई करता है, जो भी काम कर रहा है, सबसे पहले हरजिंदर आपके साथ कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे बात करिए। हाँ जी, हमारे साथ गाँव के लोग खड़े हैं, तो हम उनसे बातचीत कराते हैं आपकी कि ये बिल्कुल यहाँ देखना हम इनसे जाने के ये रात को ढूंढाते हैं तो उसको कैसे गांव के लोग किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, क्या क्या उनको कहा गया? गांव के लोगों से बात करिए हरजिंदर। हाँ जी, हमारे साथ ये सरपंच साहब उनसे बातचीत करेंगे तो उस बारे में क्या कहना तक। हाँ जी सरपंच साहब, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਆ, ਇਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਲਾ ਬਾਜਵਾ ਕੋਟਲੀ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, 5-6 ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਧਰ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि एडे एडे तगड़े मुगल राज दे विच हरजिंदर, अगर कुछ लोग हिंदी में तकरीर कर सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो तो उनसे अनुरोध करिए। और ठीक है, पंजाबी में बोलते रहें, लेकिन अगर कुछ लोग हिंदी जानते हो और बोल रहे हो तो उनसे ये पूछिए कि यहाँ जिस तरीके से जो अटैक हुए हैं, उसके बाद जो गांव के पंच सरपंच हैं, उन लोगों अगर वो हों तो उनसे बात करिए, क्या माहौल है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं। फौजों के बारे में इन्होंने बताया कि नहीं, हमारी फौजों ने बहुत आक्रमण किया, और किस तरीके से पाकिस्तान वहाँ अटैक कर रहा है, लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों को ज़रा पूछिए उनसे। ये हाँ, हम यही बात समझते हैं। हम ये जो सरपंच है इसी गांव के, जो 0 लाइन के करीब गांव है, उसी गांव के प्रत्येक पार्षद सरपंच है। हम इनसे बातचीत करते हैं, हिंदी में से बात बोलो, हिंदी बताइए जरा। चलो ठीक है जी, हिंदी में बता देते हैं हम, क्योंकि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। नहीं ठीक है, पंजाबी और हिंदी मिलाकर बोलेंगे चलेगा, दर्शक समझ जाएंगे। बढ़ावा दे के करा रहा वा, वो बहुत माड़ा वा। हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 में भी ਜੋ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ को साथ दे रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। हरजिंदर वहाँ चूँकि इस भारत पाक सीमा है, इलाका है, और यहाँ नेटवर्क वैसे भी दिक्कत कर रहा है। वापस मेहमानों की तरफ आते हैं। हरजिंदर को कहिए कि लोगों से बातचीत करके वो रिकॉर्ड करके हमें भेजें। हाँ, हरजिंदर के पास दोबारा चलते हैं। हरजिंदर, जो बहुत ही पवित्र स्थान है डेरा नानक देव, जहाँ मुझे लगता है आप खड़े हुए हैं, गुरु नानक देव जी ने शांति और चैन, सुख चैन और एक अमन चैन का संदेश उन्होंने दिया था, और पाकिस्तान लगातार इस तरीके की हरकतें वहाँ कर रहा है। और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये बताइए कि ये दो ड्रोन आपके यहाँ नजर आते हैं? हाँ जी, आते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं ड्रोन के संबंध में, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना चाहते हैं उनको तो ऊपर ही नष्ट किया जाए, किसी का इधर गाँव में कोई नुकसान ना ही हो। हाँ जी, माल का ना नुकसान हो, किसी आदमी का नुकसान ना हो, इसलिए इनको उधर ही नष्ट किया जाए। हवा चाहिए। हाँ जी भाई, अब पंजाब ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान जो ड्रोन हमले कर रहा है, तो इसको अब अच्छा मानते हैं या गंदा मानते हैं? नहीं, गलत है, बहुत गलत है, नुकसान है, बहुत मुश्किल है। तो घरों ने लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी जमीनें, अपना घर बार बनाया है। अगर नुकसान होता है, ज़्यादा जंग लगती है, तो नुकसान बहुत ज़्यादा। बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे छोड़ के, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? कोई किसी को रखता है, कोई संभालता है नहीं। अब यहाँ ड्रोन जहाँ ऊपर पाकिस्तान तरफ से आते हैं बिल्कुल। हरजिंदर, ये पूछिए कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या उनसे गांव खाली करने को कहा, सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा? क्या ऐसी कोई बात हुई है? नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बॉर्डर अपना गांव खाली करने किसी ने बोला। और भी हमारे साथ है। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखजिंदर सिंह। बोलो। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है। और ये बताइए कि आप ये बॉर्डर बेल्ट में रहते हैं, तो कभी किसी प्रशासन बोला कि ये गांव खाली कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला किसी ने भी। हाँ। आज तक नहीं किसी ने बोला कि आप गांव खाली करिए। हाँ। हम इसी इधर ही बैठे हुए, सारे बच्चे भी इधर ही हैं, बुजुर्ग भी इधर ही हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं ये है। ड्रोन की बात की जाए तो रात को ड्रोन यहाँ नजर आते हैं? आते हैं, ड्रोन तो काफी नजर आते हैं। ये एक दो नहीं, जब भी जाते हैं 4-4, 5-5 लगातार चलते हैं। तो ये लोग कैसे अपनी सुरक्षा करते हैं? इनके मन में उस वक्त क्या आता है? परिवार, घर कैसे एक्टिंग करती है, कैसे चीजों को ये मैनेज करते हैं? क्योंकि ड्रोन देखने के बाद दहशत होती होगी। जब ड्रोन आते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको कैसे हल करते हैं आप? जब ड्रोन आते उधर से आते हैं, तो आप गाँव में रहते हैं, तो कैसे देखते हैं उसको ड्रोन आते समय? उसको देखना क्या है कि छत के ऊपर बैठे हुए सब लोग, हाँ। तो उधर से नजर आ जाते हैं। गांव के माहौल की बात कर रहे हैं हम, वो तो देखते ही हैं, लेकिन गांव का माहौल क्या होता है? सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, क्या करते हैं, कैसे जो आपस में जो एक एकता और अखंडता और उसका संदेश कैसे देते हैं? कोई वैसा मसला भी नहीं है कि कोई अगर किसी के मतलब गांव में कहीं गिरता है तब तो माहौल खराब होगा। अभी ऊपर से जा रहा है तो कोई इतना बड़ी मुश्किल भी नहीं तो है। बात ये है, ये जो बॉर्डर बेल्ट है, ये जुर्लान भी हम खड़े हुए हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। यहाँ ड्रोन पाकिस्तान से आते हैं, तो जो ड्रोन पाकिस्तान चलते हैं तो ये दूरी 30-40 किलोमीटर दूरी पे चले जाके गिराते हैं। मैंने पहले बोला है, जो गुरदासपुर के नजदीक गाँव कानून के में गिरा था, उसके अंदर 40 फुट चौड़ा, 9-10 फुट का डूंगा उसके खड्डा खोद दिया। तो जो बॉर्डर अपना अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर भी ऐसे ही जाने नुकसान में बचा है, जाने नुकसान नहीं हुआ। पर यदि प्रशासन की बात करें, यहाँ जो प्रशासन है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर अमृतसर प्रशासन है, ये जो सभी कल कैबिनेट मंत्री आए थे, अपना कटारू चक जी, तो एक थे नमरजीत सिंह जी, उन्होंने यही बोला था कि आप अपना डेरा बाबा नानक के कस्बा कानों में आए थे, तो कला जो आप हॉस्पिटल पहुंचे वहाँ यही बोला था कि किसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो हम आपके जो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार वो हमारे साथ है, आप हमारे साथ, आपको कोई अपने किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। जब गाड़ी की बात की, एम्बुलेंस की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टरों की कमी की बात की जाती है,
तो डॉक्टर का भी आप 1-2 रोज में हल हो जाएगा। तो एम्बुलेंस की बात की जाए उसका भी, ये खून की बात की जाए, उनको जो ब्लड अपना जो ब्लड ग्रुप की बात की जाए, हर ब्लड ग्रुप का आपको जो खून मिलेगा। तो बाद में कृपा करे ऐसे कि ना बताए। तो मैंने हॉस्पिटल कुल मिलाकर हरजिंदर सारी तैयारियां हैं, जो भी राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान अपने नापाक इरादे जाहिर करता हुआ अगर इस तरह की कोई हरकत करता है। बहुत शुक्रिया हरजिंदर, वहाँ गांव में लोगों से और बातचीत करिए और वो रिकॉर्ड करके हमें भेजिए ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया। सीधे रुख करेंगे, हैदर नकवी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हैदर साहब, कुल मिलाकर हैदर साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो भी परिस्थितियां हैं उसको लेकर जो विदेशों में चल रहा है, अरब कंट्रीज का जो रुख है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? दुर्गेंद्र भाई, मेरे ख्याल से हैदर साहब मैं आपको रोक रहा हूं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश सचिव विक्रम मिस्री क्या कह रहे हैं, सुनिए।